Hello, dear students. Good morning. In our next lecture, which is related to the decolonization and independence, in which we will understand about the post-war scenario. पोस्ट वार सिनेरियो मतलब इससे पहले जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ब्रिटेन वुड सिस्टम में क्या चीज़ें हो रही हैं और उससे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वार को कंपनसेट करने के लिए, जो इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड वाइड हो गई थी। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एक तरीके से कमेंसमेंट हुआ था, फाइनलाइजेशन हुआ था। और डिसीजन मेकिंग इन दीज इंस्टीट्यूशन इज़ कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर, जो ज़्यादातर उसमें अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर रहा था। उस समय यूएस इफेक्टिव राइट था, उसके पास वीटो पावर था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डिसीजंस में। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार लगभग ख़त्म हुआ तो लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। मैक्सिमम पार्ट अभी भी कॉलोनियल रूल में, यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंतर्गत आता था। जो आगे नेक्स्ट 2 डिकेड्स तक मोस्ट कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका इमर्ज एज ए फ्री इंडिपेंडेंट नेशन। बहुत सारी कॉलोनीज जैसे कि इंडिया और बहुत ऐसी कंट्रीज़ थी जो एशिया में और अफ्रीका में उसको एक फ्री इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिला आगे लगभग 2 दशकों में। लेकिन ये जब तक इनके ऊपर जो ब्रिटिश रूल हो चुका था, जो कॉलोनियल रूल हो चुका था, तब तक ये पूरे की तरीके से इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हो चुके थे। इनके ऊपर पूरा भार आ चुका था। कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमी, सोसाइटी वर हैंडीकैप्ड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल। रिसोर्सेज का इतना ओवर यूटिलाइजेशन हो चुका था कि इनके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस वाली सिचुएशन से गुजर रहे थे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इस तरीके से नहीं डिज़ाइन किए गए थे कि वो इनकी इकोनॉमिक नीड को कॉप अप कर सके, इकोनॉमिक नीड को पूरा कर सके। दे वर नॉट equipped टू cope up with the challenges and poverty lack development of the फार्मर कॉलोनीज। वो इस तरीके से नहीं बने थे कि इनकी इकोनॉमिक नीड को फुलफ़िल कर सकें। तब उसके बाद कई ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज जिनको लग रहा था कि उनका जो है वेस्टर्न इकोनॉमीज़ या वेस्टर्न जो कल्चर है, उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनसे इनको बेनिफिट नहीं हो पा रहा है फास्ट ग्रोइंग वेस्टर्न इकोनॉमी से। तो उन्होंने 1950s 1916 में क्या किया, अपने आप को रीग्रुप किया। डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, जो विकसित हो रहे थे, विकासशील वाले, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया 77 कंट्रीज़ ने, G77, उसका नाम दिया G77, टू डिमांड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। मतलब इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। बाय द NIEO दे मींट अ सिस्टम दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। इससे इन लोगों ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना अधिकार, डेवलपमेंट असिस्टेंस, एक दूसरे को एक दूसरे को डेवलपमेंट में, विकास में सहायता देना, फेयर प्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक दूसरे कंट्रीज़ में जो भी रॉ मटेरियल जाएंगे उसकी फेयर प्राइस तय करना, बेटर एक्सेस टू देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उनकी जो भी गुड्स जो भी कंट्री मैन्युफैक्चर करेगा उसका एक्सेस दूसरी कंट्री को हो, ये सुनिश्चित करेंगे इन डेवलप्ड कंट्रीज़ मार्केट, है ना। तो उस या डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी अगर ये अपनी कोई सामान भेज रहे हैं तो आपस में तय करके कि भाई कितना इसका मूल्य रखा जाएगा, किस तरीके से सबको फ़ायदा देगा। अब ये ग्लोबलाइजेशन का एक तरीके से शुरुआत यहीं से हुआ। डिस्पाइट ईयर ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ, नॉट ऑल वॉज वेल इन द पोस्ट वार वर्ल्ड। यानी सब कुछ होते हुए वार के मतलब बाद पोस्ट वार वर्ल्ड में सब कुछ सही नहीं था। फ्रॉम द 1916 द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकेंड द यूएस फाइनेंस एंड कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। 1916 में जो राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकेंड द यूएस फाइनेंसेस एंड कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। मतलब यूएस का जो फाइनेंस सिस्टम था, चूँकि ये विदेशों में भी इनका इन्वॉल्वमेंट, इनकी हस्तक्षेप हुआ करता था, जिससे कि ये क्या हुआ, वीकेंड कर दिया यूएस फाइनेंस सिस्टम को। द यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी। अब यूएस डॉलर जो है ज़्यादा देर तक यूएस डॉलर कमांड नहीं रह गया, इसका अधिकार नहीं रह गया। प्रिंसिपल करेंसी पूरे विश्व की जो मुख्य करेंसी हुआ करती थी, डॉलर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी हुआ करती थी, वो वैल्यूएबल उतनी नहीं रह गई। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड, और जिस तरीके से गोल्ड के साथ इसका रिलेशन जोड़ा जाता था, वो भी ये वैल्यू मेंटेन नहीं कर पा रहा था। दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और इस वजह से जो एक फ़िक्स एक्सचेंज रेट एक बनाया गया था कि $1 के बदले कितना रुपया
या एक दिरहम के बदले कितना रुपया या एक दिनार के बदले कितना नेपाली रुपया, एक जो फिक्स सिस्टम बनाया गया था, चूँकि डॉलर को फिक्स कर दिया गया था, उस हिसाब से सारी करेंसीज को वर्ल्ड की फिक्स की गई थी, वो कोलैप्स कर गई। और वो जब कोलैप्स कर गई तो एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, नया रेट जनरेट होता है, उसका नाम दिया जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम चेंज फ्रॉम मिड 70s, और ये सिस्टम मिड 70s से थोड़ा सा बदलाव लाता है। किस तरीके से देखते हैं। अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज कुड टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लोन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस। पहले क्या होता था, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती थी वो अपने आप को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास चली जाती थी कि आप हमको लोन दे दीजिए। ये पहले होता था, लेकिन जब से ये जो 1970s से ये चीज़ें बदल गई, अब डेवलपिंग कंट्रीज जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं जाती थी। दे वर फोर्स टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक एंड प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अब उनके ऊपर दबाव बना करके उनको कहा गया कि नहीं, आप जो है कर्ज लो वेस्टर्न कमर्शियल बैंकों से। पश्चिमी देशों की जो भी व्यावसायिक बैंक होते थे उनसे कहा गया कि आप इनसे कर्ज लो, एंड प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, और जो भी प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो कर्ज देने वाली संस्थाएं हैं, उनसे आप कर्ज लो। इसके लिए उनको क्या किया गया, फोर्स किया गया। दिस लेड टू पीरियोडिक डेट क्राइसिस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। और इससे क्या हुआ, यह एक तरीके से डेट क्राइसिस इन डेवलपिंग वर्ल्ड, मतलब कर्ज की धारणा को बढ़ा देता है और कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाने लगता है इसकी वजह से। दिस लेड टू द पीरियोडिक डेट क्राइसिस, मतलब एक समयांतराल के बाद ये डेवलपिंग वर्ल्ड की एक आम चीज़ हो जाती है डेट क्राइसिस, कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्जदार होने लगती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, एंड लोअर इनकम एंड इंक्रीज पॉवर्टी। और इसके वजह से यहाँ पे पॉवर्टी बढ़ने लगती है, गरीबी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगती है, स्पेशली इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ज़्यादातर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो हिट बाई अनएम्प्लॉयमेंट। जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था उस तरफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी वहाँ बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। दैट बिगैन राइजिंग फ्रॉम मिड 1970s एंड रिमेंड हाई अंटिल द अर्ली 1990s। 1970s से लेकर के 1990 तक, है ना, दिस बिगैन rising from mid 1970s and remained high until the early 1990s. तो द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट। उस समय 1970 से लेकर 1990 तक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। फ्रॉम द लेट 1970 के अंत तक आते आते एमएनसीज ऑल्सो बिगेन टू शिफ्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन टू लो वेज एशियन कंट्रीज। जो एमएनसीज होती है, अब एमएनसी क्या होती है मैं आपको बता दूं, एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी नेशनल कंपनीज। मल्टी नेशनल कंपनीज का मतलब ऐसी कंपनी जो एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक देशों में अपनी जो ब्रांचेज हैं या अपनी सेवाएं हैं जो देती हैं, उनको हम कहेंगे एमएनसीज। मान लिया रिलायंस जैसे इंडिया में भी है या पाकिस्तान में है, वो न्यूयॉर्क में अमेरिका में भी है, वो जापान में भी है, या कोई भी कंपनी, वोल्क्सवैगन है ना, फरारी है, जितनी भी कार्स आप देखते हैं, दीज आर द एमएनसीज। तो इस तरह से एमएनसीज मतलब जो अपनी सेवाएं 2 या 2 से अधिक कंट्रीज़ में देती हों। तो जो एमएनसीज थी उस समय की, उन्होंने अपना प्रोडक्शन ऑपरेशन कहाँ शिफ्ट करना शुरू किया, लो वेज एशियन कंट्रीज में, जहाँ पे मजदूरी जो है वो कम थी, उस तरफ के एशियन कंट्रीज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको वर्क कराना रहता था, मजदूरी देनी रहती थी। तो मान लीजिए जहाँ पे लो वेज होगा वहाँ पे इनपुट कॉस्ट इनका उस कार को बनाने में या उस चीज़ को बनाने में कम आएगा, तो एशियन कंट्रीज़ की तरफ। अच्छा, इस तरफ में एशिया में क्या हो रहा था कि चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वर्ल्ड वार वर्ल्ड इकनॉमी सिंस इट्स रिवोल्यूशन इन 1949। चाइना जो था हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वार वर्ल्ड, थोड़ा सा ये पोस्ट वार वर्ल्ड से थोड़ा सा ये कटा हुआ था। इकोनॉमी सिंस इट्स रिवोल्यूशन इन, चूँकि यहाँ पे खुद ही क्रांति चल रही थी 1949 से। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना एंड द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक इनटू द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब विश्व की इकोनॉमी के हद में इनको ले लिया जब सोवियत यूनियन और सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म ख़त्म हुआ इन ईस्टर्न यूरोप, तो बहुत सारी देश जो है फिर से वापस चले आए। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन चाइना एंड द कोलैप्स ऑफ दिस,
यानी जो चाइना की नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी और सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना, ये एक खाद बन गया। क्यों? क्योंकि वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना। चाइना में जो वेजेस दिए जाते थे वो बहुत कम दिए जाते थे, एंड बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाई फॉरेन एमएनसीज। और धीरे धीरे ये विदेशी कंपनियों के लिए एक तरीके से अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो गया, मतलब उनके लिए बहुत आकर्षण का केंद्र हो गया कि हम यहाँ चल के इन्वेस्टमेंट करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे और कंपीटिंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट, और हम यहाँ से पूरे वर्ल्ड के मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर एमएनसीज? अब हम बात करते हैं व्हाट आर एमएनसीज। एमएनसीज हैं क्या? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। एमएनसीज क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर द large companies that operate in several countries at the same time, है ना। These are the multinational corporations होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं that operate in several countries at the same time, एक ही समय में अलग अलग कंट्रीज में ये जो है वर्क करती हैं। द फर्स्ट एमएनसी वर इस्टेब्लिश्ड इन 1920। 1920 में पहली एमएनसी इस्टेब्लिश की गई। मेनी मोर केम अप इन 1950s एंड 1916। द यूएस बिजनेस एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड and Western Europe and Japan also recovered to become powerful industrial economies। जो यूएस बिजनेस था ये वर्ल्ड वाइड बढ़ा एंड वेस्टर्न यूरोप तक और जापान तक ऑल्सो रिकवर्ड द बिकम पावरफुल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इसी वजह से ये पावरफुल, एक बहुत शक्तिशाली औद्योगिक इकोनॉमी बनी। The worldwide spread of MNCs was a notable feature of 1950 and 1960। 1950 और 60 में वर्ल्ड लेवल पे MNCs को एक्सपेंड करना शुरू किया गया है। दिस was partially because high import tariff imposed by different government force MNCs to locate their manufacturing operation and become domestic producers in as many countries as possible। अच्छा, ये एमएनसी जो स्प्रेड हुई उसका रीज़न ये था क्योंकि टेरिफ इम्पोज इन डिफरेंट गवर्नमेंट, जो बहुत अलग अलग सरकारें थी उन्होंने इस तरह से टैक्स लगा दिया गया था। गवर्नमेंट फोर्स्ड एमएनसीज और एमएनसी को मजबूर कर दिया टू लोकेट देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को लोकेट करने के लिए मतलब फोर्स कर दिया गया था सरकार के द्वारा। एंड बिकम और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, कि अब आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो जाओ, घरेलू चीज़ों का उत्पादन शुरू करो। इसके लिए उनको फोर्स किया गया इन एज मेनी एज कंट्रीज एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में जहाँ तक हो सके। तो इससे क्या हुआ कि एमएनसीज को अंदर अंदर लगने लगा कि ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये चैप्टर आज यहीं पे क्लोज होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी एक बार हम ज़रा उसको रिवाइज कर लेंगे, इसमें हमको समझ में आएगा कुछ चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक तरफ पढ़ते हैं दूसरी तरफ याद नहीं रहता है। तो ये फ़ोटो से कुछ याद आ रहा होगा, राइट। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। उसमें हमने देखा कॉलोनियल इंडिया हैड बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड एंड इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर। द डिप्रेशन अफेक्टेड इंडिया ट्रेड। इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नियरली हार्ड बिटवीन 1928 से 34 में लगभग आधा हो गया था इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एज इंटरनेशनल प्राइजेस क्रैश्ड, जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार में जो मूल्य थे वो गिरने लगे। प्राइजेज इन इंडिया ऑल्सो प्लंज बट 1928 to 34 वीट प्राइस इन इंडिया फेल बाई 50%। वीट प्राइस का जो जाम था वो पूरे उसमें 50% से कम हो गया वीट प्राइस इन इंडिया। पीजेंट एंड फार्मर सफर्ड मोर देन अर्बन डवेलर्स, है ना। सबसे ज़्यादा किसानों को और जो काश्तकार थे उनको समस्या हुई, जबकि अर्बन डवेलर्स जो थे यानी जो शहर में काम करने वाले व्यापारी थे उनको उतनी समस्या नहीं होती थी। दो एग्रीकल्चर प्राइस फेल शार्पली द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड। अगर जिस हिसाब से एग्रीकल्चर की बात करें उसका जो मूल्य मिलता था उत्पादों का वो तो फॉल हो गया, वो कम हो गया, लेकिन
द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो उस समय रेवेन्यू डिमांड जो थी उस रेवेन्यू डिमांड को लेने में इनकार कर दी। पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट। जो विश्व के बाजार में अपने सामान को बेचते थे वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुए थे। पीजेंट्स हु बोरोड इन होप ऑफ बेटर टाइम्स और टू इंक्रीज आउटपुट इन द होप ऑफ हायर इनकम। मतलब ऐसे किसान जो इस धारणा से जी रहे थे कि इस आशा से जी रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटर टाइम्स, और टू इंक्रीज आउटपुट इन द होप ऑफ हायर इनकम, और या अपनी हायर इनकम यानी इनकम बढ़ाने के लिए जो है जो किसान सोच रहे थे, दे फेस्ड एवर लोअर प्राइजेस एंड फेल डीपर एंड डीपर इनटू डेथ। और धीरे धीरे वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेट यानी कर्जे में चले गए। दस द बंगाल जूट ग्रोअर्स lament grow more jute brothers with the hope of greater cash. Cost and debts of jute will make your hopes get dashed. When you have spent all your money and got to crop off the ground, traders sitting at home, we will pay only Rs 5 मोहनद। ट्रेडर्स अपने घर पे रहे, हम उनको 5 मोहनद देते रहेंगे, ऐसी बातें भी चली। ड्यूरिंग डिप्रेशन ईयर इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रेसियस मेटल, नोटेबली गोल्ड। डिप्रेशन ईयर के टाइम में इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर बन गया बहुत ही प्रेसियस मेटल का, जिसका नाम गोल्ड है, और इंडिया उस समय एक्सपोर्ट करने लगा गोल्ड का। ये बहुत बड़ी बात थी ड्यूरिंग डिप्रेशन ईयर। जबकि एक तरफ क्या चल रहा था, एक तरफ डिप्रेशन चल रहा था, ख़त्म हो चुका था। मतलब एक डिप्रेशन का मतलब ही हो गया कि कहीं ना कहीं कोई कंट्री के पास कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रह गई होगी। उसके बाद भी इंडिया जो है डिप्रेशन के टाइम पे भी एक्सपोर्टर ऑफ प्रेसियस मेटल गोल्ड हो गया था। द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केनीज थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोटेड ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी। कहीं ना कहीं उस समय जो इंडिया के द्वारा गोल्ड भेजा गया, इंडिया गोल्ड जो खरीदा उसने जिस भी कंट्री ने, वैसे एक्सपोर्टर गोल्ड वाज एक्सपोर्टेड प्रमोट ग्लोबल करेंसी। तो जहाँ पे इंडिया ने जब गोल्ड भेजना शुरू किया तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा कि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जहाँ एक किसी कंट्री के किसी व्यक्ति को खाने को नहीं है, वहाँ पे अगर इंडिया गोल्ड सप्लाई कर रहा है, इट मीन्स इंडिया इज़ नॉट हेल्पिंग हरसेल्फ बट ऑल्सो इट्स प्रमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, है ना। ग्लोबल लेवल से इकोनॉमिक रिकवरी में ये सहायता भी कर रहा है। दे सर्टेनली हेल्प्ड स्पीड अप ब्रिटेन्स रिकवरी बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पीजेंट। और इससे क्या हुआ, ब्रिटेन्स रिकवरी भी हुई बट डिड सर्टेनली फॉर द इंडियन पीजेंट। इंडियन पीजेंट यानी भारतीय काश्तकारों के लिए मतलब ये चीज़ें कराई गई। Rural India was seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the depression in 1931. Rural India was seething with unrest. एक तरीके से जो ग्रामीण भारत, उसमें महात्मा गांधी ने जब डिसोबीडियंस सविनय आंदोलन 1931 में लॉन्च किया था, तो ये चीज़ें बहुत दुखदायी होंगी जो आज के समय हो रही हैं। द डिप्रेशन प्रूव्ड द लेस क्रीम फॉर अर्बन एरिया। डिप्रेशन से एक चीज़ और मतलब पूर्व में स्थापित होती है कि इट डज नॉट इफेक्ट मेजरली ऑन द अर्बन एरिया, है ना। बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइस दोज विथ फिक्स्ड इनकम से टाउन ड्वेलिंग लैंड ओनर्स हु रिसीव रेंट एंड मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज नाउ फाउंड देमसेल्फ बेटर ऑफ। जो रेंट रिसीव करते थे या मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयड थे उनको इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और इस बार जो है इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज ऑलरेडी भेजा जा चुका है और यहीं पे जाके आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो समाप्त हो जाता है। और अब हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और कराएंगे, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हो, डाउट हो, अभी आप भेज सकते हैं। आप आई होप आप सबको इसका नोट्स पहले ही मिल गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो लास्ट चैप्टर यही होता है उस हिसाब से। सो वी आर गोइंग टू कवर योर
next subject of the SST, which will be the SST, maybe which will the social science, maybe in the next on Monday, or maybe it will be in the economics. So thank you for your time, but you should give me thank you too, and जस्ट गिव योर पोटेंशियल टाइम टू योर स्टडी, और जितना पढ़ाया जाए उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, तभी इसकी वैल्यू पता चलेगी. थैंक यू.